नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन्हीं तल्ख तेवरों और तीखे सवालों की फहरिस्त के साथ। आज सवालों के कटघरे में मौजूद हैं खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्यों और प्रवक्ताओं के दल में अपना स्थान रखने वाले गोविंद मालू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज की अदालत में। मालू साहब, गोविंद मालू एक ऐसा नाम जो कि इंदौर की सियासत में बड़ी ही सरगर्मी के साथ इन दिनों उभर रहा है और लगातार अपनी प्रखर वाणी और प्रखर शैली के चलते विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का लक्ष्य तय करने के लिए गोविंद मालू का नाम लगातार सुर्खियों में आ रहा है। क्या कुछ उनका राजनीतिक लक्ष्य है और आने वाले मिशन 2013 में कितना कमाल दिखाएगा ये नाम, सीधे उनसे जानते हैं। और पहला सवाल यहाँ पर उनसे रखते हैं सीधे उनके सामने, जो सीधे जनता दरबार से आता है। मालू साहब, सबसे पहला सवाल, यूं तो खनिज विकास निगम के आप उपाध्यक्ष के तौर पर सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जनता की जुबान पर यह नाम लगातार विधानसभा 3 को लेकर के सरगर्मियों से चढ़ा हुआ है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? महन जी, मैं पार्टी का एक हार्डकोर का सिपाही हूँ। बिल्कुल। और जो पार्टी कहती है, जो आदेश देती है, उसका पूरा परिपालन करता हूँ। पार्टी ने सरकार में जिम्मेदारी दी, उसको निभा रहा हूँ। पार्टी ने पार्टी में जिम्मेदारी दी, अलग अलग स्थानों पर प्रभारी बनाकर भेजा और घोषणा पत्र समिति में रखा, प्रदेश कार्य समिति में रखा और पार्टी की तरफ से बोलने के लिए अधिकृत किया। वो सब मैं जा रहा हूँ, लेकिन पार्टी जो कहेगी वही मैं करूँगा। चूँकि मेरा निवास क्षेत्र क्रमांक 3 में आता है और चूँकि मुझे राज्य सरकार ने जिम्मेदारी दी है, क्षेत्र क्रमांक 3 बार से हमारे पास नहीं है, तो उसको मजबूत बनाने की दिशा में, उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने की दिशा में, और जो भी पार्टी तय करेगी उम्मीदवार, उसे पूरे प्राणपण से जुटाने के लिए मैं लगातार कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच में जा रहा हूँ। जहाँ तक आपने कहा उम्मीदवारी का सवाल है, ये मैंने फिर कहा और फिर दोहरा रहा हूँ, पार्टी जो तय करेगी मैं उसका पालन करूँगा। पार्टी कहेगी कि आपको अमुक काम करना है तो मैं वो करूँगा। मैं कभी मांगता नहीं हूँ, जी बिल्कुल, न मैं याचना करता हूँ। पार्टी जो आदेश देती है उसको शिरोधार्य। परिक्रमा में विश्वास नहीं रखते हैं, पराक्रम में विश्वास रखते हैं, कहा जाए तो गलत नहीं है। देखिए, मैंने कहा सिद्धांत नीतियों में भरोसा करता हूँ, विचारधारा में भरोसा करता हूँ। क्या लगता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें या तमाम जो समीकरण हैं उनकी बात करें, तो लंबे अरसे से कांग्रेस के विधायक वहां से आते हैं। अश्विन जोशी जो लगातार कभी पानी वाले बाबा के तौर पर सुर्खियों में रहते हैं, तो कांग्रेसियों के बीच में अनुशासन का डंडा चलाने के लिए समाचार पत्रों की हेडलाइन का हिस्सा बनते हैं। आपको लगता है कांग्रेस कितनी बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में? कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, अश्विन जोशी भी कोई चुनौती नहीं है मेरे नजर में। भारतीय जनता पार्टी जब से परिसीमन हुआ और उसके पहले भी इस क्षेत्र से लगातार लोकसभा में भी हमें लीड मिलती रही, लेकिन कुछ स्थानीय कारण, कुछ उस समय के तात्कालिक कारण होते हैं जिसके कारण चुनाव परिणामों का ये स्वरूप सामने आता है। पिछली बार भी हम बहुत ही नेक टू नेक में हारे, कुछ हमारी गलतियां रही, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में और कार्यकर्ता बहुत अच्छे इस क्षेत्र में हैं और इस बार हमें बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत मिलेगी। बिल्कुल। अगर हम तमाम दावों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरे इन दिनों सुर्खियों में हैं, जो तमाम चेहरे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को लेकर के चर्चाओं में हैं, तो उसमें पूर्व विधायक गोपी कृष्ण नेमा का भी नाम आता है, जो कि व्यापारी प्रकोष्ठ के भी मुखिया हैं। पूर्व में MIC के सदस्य रहे ललित पोरवाल जी का नाम आता है और एक बड़ी सरगर्मियों से नाम उभरता है जो सीधे खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष गोविंद मालू जी का है। इन तीनों ही नामों में देखा जाए तो स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर भी मालू जी का जो आंकड़ा है वो सबसे ऊपर है और बाहरी प्रत्याशी को अब तक की परंपरा के मुताबिक जनता ने मतदाताओं में नकारा है। क्या स्थानीय होना, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में निवास करना, वहीं से शिक्षा प्राप्त करना, वहीं पर व्यापार करना और उसे ही राजनीतिक कर्मभूमि बनाना एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति है आपके लिए? महन जी, इस बार क्षेत्र क्रमांक 3 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। जहां तक आपने जो क्रम बताया, ये मीडिया की सरगर्मी का विषय है। मैं तो अपने आप को सबसे निचले पायदान का कार्यकर्ता मानता हूं और पार्टी आदेश करेगी तो निचले पायदान का उम्मीदवार मानता हूं। लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई उम्मीदवारी घोषित नहीं की, न मैं करूंगा। जो पार्टी आदेश देगी वो करूंगा। मैंने इस क्षेत्र में 1977 में जब
राजेंद्र धारकर जी बिल्कुल, जो कि मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं जी, रहे, जी, वो चुनाव लड़े तो मेरा जब सियागंज, वेयरहाउस रोड और महारानी जी। रोड उस क्षेत्र में लगातार सतत काम करता रहा। उसके बाद भी जब मैं मीडिया प्रभारी था तब भी चुनाव के दौरान जी, उस क्षेत्र में लगातार मैं काम करता रहा, लेकिन ऐसी कभी अपेक्षा नहीं थी कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं। कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी तो वो पार्टी को बताएंगे और पार्टी की इच्छा होगी तो लड़ाएंगे। अगर हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की सर्जरी करें तो जो पुराना इंदौर है, जो जिसे पारंपरिक इंदौर की संज्ञा भी दी जाती है, वो तमाम इलाके इस विधानसभा में आते हैं जो शहर का दिल कहे जाते हैं, हृदय स्थल कहे जाते हैं। बात चाहे राजवाड़ा की हम कर लें या सियागंज जैसा पुराना व्यापारी वर्ग का बड़ा तबका इलाका है, या पालदा जैसा एक ऐसा इलाका है जो पहले कभी पंचायत में की सीमा में हुआ करता था, बाद में विधानसभा में आया। तो जो शहर से सटे इलाके हैं और जो शहर के हृदय स्थल हैं, इसके बीच का समावेश है, तो राजनीति में कितना मुश्किल, कितना आसान होता है एक दावेदार के लिए इन तमाम चीज़ों पे अपनी पैठ बना पाना। भारतीय जनता पार्टी की पैठ पूरे नगर में जी, काम के आधार पर बने, विकास के आधार पर बने। बिल्कुल, प्रदेश की सरकार और इंदौर नगर पालिका निगम ने कैलाश विजयवर्गीय जी के महापौर काल से लेकर आज तक और उमा भारती के मुख्यमंत्रित्व काल से लेकर और आज शिवराज जी के इस चमकदार मुख्यमंत्रित्व काल तक बिल्कुल लगातार जो विकास कार्य हुए हैं उसके आधार पर यहाँ का जो मानस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और चुनाव तो चुनौती को है ऐसा मानना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव चुनाव होता है। राजनीति में हर कदम पर आपको चुनौती के रूप में ही लेना चाहिए, कोई मुगालता नहीं पालना चाहिए। लेकिन मेरा भरोसा है, जिस तरह मैं यहाँ पर लगातार संपर्क कर रहा हूँ, संपर्क में हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच जाता हूँ, कार्यकर्ताओं को गुदगुदाता हूँ और कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ाता हूँ और यही कहता हूँ कि इस बार 3 नंबर जिताना है, चाहे कोई उम्मीदवार हो, हमें 3 नंबर जिताना। बिल्कुल सही कहने के लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3, और सीधे तौर पर गोविंद मालू जी की जो भूमिका है वो साफ तौर पर उभरती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार करना, न केवल नेटवर्क तैयार करना बल्कि मतदाताओं से सीधा संपर्क भी साधना सुर्खियों में ला खड़ा करता है मालू जी को। आगे बढ़ते हैं मालू जी, आप थिंक टैंक वाले नेता कहे जाते हैं, बहुत लंबे अरसे तक भारतीय जनता पार्टी की मीडिया प्रभारी के तौर पर आपकी भूमिका रही, प्रवक्ता आप रहे, बयानों को लेकर के आपकी राजनीतिक सूझबूझ भी मीडिया के कैमरों में, अखबारों के पन्नों पर देखने सुनने को मिली। अब क्या लगता है, वाकई में मिशन 2013 में शिवराज सरकार हैट्रिक अपनी कर पाएगी? आपका आखिरी जो पंक्ति उसको मैं बहुत ही अगर ये बहुत तेज आवाज इसमें जाएगी तो मैं कहूँगा कि हैट्रिक बनेगी। बिल्कुल। जहाँ तक नेता का सवाल है, मैं नेता नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और उसी रूप में रहना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने थिंक टैंक का कहा तो मैं आपकी बिरादरी का हूँ। मैंने पत्रकारिता से अपनी इस सामाजिक जीवन यात्रा को प्रारंभ किया, स्वदेश अखबार से खेल पत्रकार के रूप में, फिर सामाजिक क्षेत्र में, चाहे वो धर्म के काम हो या समाज का किसी माहेश्वरी समाज से लेकर और धार्मिक आयोजनों में मेरी लगातार शिरकत रही और मेरा पसंदीदा विषय है। आनंद गोष्ठी के रूप में हमने कई सारे सामाजिक कार्य किए और अनेक स्थानों पर जन जागरण भी किया, समाज को में कुछ नई ऊर्जा पैदा करने का काम किया। इसलिए मैं नेता बनूं ये भी नहीं चाहता हूं, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने काम को करना चाहता हूं और मेरी प्रेरणा के स्रोत इस रूप में यदि देखा जाए तो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक परिपक्वता की भी निशानी है। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों पूरे देश भर में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना की गई, और जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने शिवराज जी को बेहतर बताया और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से समृद्धशाली राज्य बनाने वाला एक जननायक करार दिया, उसके बाद राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। आपकी नज़रों में मोदी जी नंबर 1 है या शिवराज जी नंबर 1? ये सारी मीडिया की खबरों का विषय है। आडवाणी जी ने चूंकि प्रांत में आए थे, सहज रूप से अपने कार्यकर्ता का मान बढ़ाने, उनको प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा, और निश्चित रूप से शिवराज जी ने जो काम मध्य प्रदेश को जिस हालत में कांग्रेस ने ला दिया था उसको बेहतर बनाने के लिए किया। लेकिन उससे ये कहा जाना कि कोई इससे बेहतर, कोई इससे कमतर है, इस बात को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये सारी गुणवत्ता की उनका अपना स्टाइल है वर्किंग, शिवराज जी की अपनी वर्किंग स्टाइल है। लेकिन कुल मिलाकर दोनों ही एक पथ पर, विकास के पथ पर चल रहे हैं। अटल जी के उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी जन जन में नायक बनकर उभरी है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरह का कोई भी
विवाद न तो किसी में है, न किसी की ऐसी मंशा है। जो पार्टी तय करेगी वो भूमिका में दोनों रहेंगे। गोविंद मालूजी एक ऐसा नाम जो प्रदेश की राजनीति में एक ऊंचे सिरमौर और सम्मान के साथ पुकारा जाता है। ऐसे में क्या लगता है, जो पिछले दिनों पार्टी में एक अंदरूनी सर्वे हुआ था, कई सारे मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बनाए गए थे, कई सिटिंग एमएलएस के रिपोर्ट कार्ड बनाए गए थे, तो ये बात सामने आई थी कई मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं और कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है। उन नए चेहरों की फहरिस्त में आपका नाम भी हालांकि शुमार है। क्षमा चाहूंगा यहाँ पर उस सर्वे को कहीं ना कहीं गोपनीय खत्म करते हुए यहाँ उजागर करता हूँ। आगे क्या लगता है आपको, इस तरह का जो सर्वे हुआ वाकई में ऐसी स्थिति है? पार्टी आंतरिक आकलन की एक प्रक्रिया होती है और किसी प्रोफेशनल ग्रुप के आधार पर पार्टी आज तक नहीं चली। किसी प्रोफेशनल ग्रुप को पिछली बार भी मैं चुनाव में 2008 के पूरी तरह से उस टीम में था जो कैंपेन चला रही थी। उन 8 लोगों में था जिसमें हमने कैंपेन को दिशा दी। मुझे मालूम है आपको सामने ऐसा नहीं कि हम कोई यहाँ पर जनता के बीच में जा रहे हैं तो हम कुछ भी बात करेंगे। मैं सत्य कह रहा हूँ कि हम रोज विज्ञापन का खाका तैयार करते थे कि कल क्या जारी होगा। हमने किसी एजेंसी से उसका निर्माण नहीं किया। 5-7 लोग बैठते थे और अपने अपने मुद्दे बताते थे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने बनाया है। कुछ चीज़ें कोई ड्रॉ करता था, कुछ चीज़ें कोई ड्रॉ करता था और कल क्या जाएगा, ऐसा कैंपेन हमने जनता, क्योंकि हमारे सब नेता जनता के बीच में जाते हैं। जनता क्या चाहती है, जनता की क्या मंशा है और जनता को क्या बात रुचेगी, हमने वही बात परोसी। और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि मीडिया में प्रचार प्रसार के मामले में शिवराज जी नंबर 1 है। कहीं ना कहीं शिवराज जी सहज हैं, सरल हैं, जो बात होती है वह कहते हैं। ऐसा नहीं कि भूरिया जी ने जैसे कल कह दिया कि भूरिया अन्नपूर्णा योजना, तो भूरिया ने तो ये, अगर वो केंद्र की योजना की बात भी करते हैं तो उनको नाम तो प्रधानमंत्री के देना चाहिए, खुद का नाम के संवैधानिक काम करना तो कांग्रेस का काम है। शिवराज जी ने अन्नपूर्णा योजना की, उसका विरोध कांग्रेस करे, बेसिर पैर की बात कर रहे हैं, इसलिए जनता को नहीं पछती। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई योजना है आपकी केंद्र की तो दूसरे राज्यों में लागू क्यों नहीं है? लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जब मध्य प्रदेश के दौरे पर थे तो मनरेगा के तहत मनरेगा की बात मैं फिर कर रहा हूं आपसे, के कई मामले उजागर हुए और उनका भी सीधे तौर पर आरोप यही रहा कि कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर शिवराज सरकार ने काम किया। जी नहीं, कोई योजनाओं का नाम नहीं बदला। मध्य प्रदेश का हक और अधिकार जो था वो उसको कम मिला है। मध्य प्रदेश के राजस्व से जो प्राप्ति होती है उसमें से जो हिस्सा मध्य प्रदेश को संवैधानिक तौर पर मिलना चाहिए वो कम मिला। उसकी बार बार लड़ाई हम केंद्र की उपेक्षा के बारे में लड़ रहे हैं। दूसरी बात रहा मनरेगा की बात, तो मैं इस मंच से इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ कि जिस ढंग से जयराम रमेश ने कहा तो वो केक की रिपोर्ट बताया जिसमें 2250 करोड़ रुपए का मनरेगा का घोटाला केंद्र सरकार के तहत हुआ, तो किन राज्यों का उनमें हिस्सा था ये भी बताया। उसमें क्या कांग्रेसी राज्य थे कि नहीं? कुल मिलाकर मैंने एक दिन पहले भी एक ऐसी चर्चा में कहा कि कोई भी योजना बनती है, मेरा ये कहना नहीं कि केंद्र बनाए या राज्य बनाए, उसके अंदर जो लेकोना होता है, उसमें जो छिद्र होता है उसको बंद करना चाहिए और उसको हमको इतना ट्रांसपेरेंट, इतना पारदर्शी करना चाहिए कि वो हितग्राही तक सीधे पहुंचे। कोई बिचौलियों की उसमें संभावना जब खत्म होगी तो वो योजना फलीभूत होगी। जब बिचौलियों की संभावना होगी तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश होगी। लेकिन उसको इस रूप में न लेते हुए केवल अगर राजनीति कर रहे हैं तो हमारा भी जवाब है कि 2250 करोड़ रुपए का जो घोटाला मनरेगा में है केंद्र सरकार का, उसके बारे में बात करें। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, कहीं ना कहीं प्रदेश के एक बड़े राजनेता के तौर पर भी आपकी पहचान है। खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, राज्य मंत्री का दर्जा सरकार की तरफ से आपको मिला है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में अगर भाजपा के अंदरूनी समीकरणों को थोड़ा हम टटोलें तो शिवराज जी और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, उनकी राह आसान नहीं नजर आती। कभी उमा भारती का मध्य प्रदेश की ओर रुख करना शिवराज जी को तनाव देता है, तो कभी प्रभात झा जो कि पार्टी के मुखिया के पद से अचानक उन्होंने बयान दिया कि पोखरण विस्फोट की तरह हटा दिए गए, जब वो राष्ट्रीय महासचिव बनकर दोबारा वापसी करते हैं तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक गड़गड़ाहट की आवाज़ का रुख जो है बदल जाता है। लगता है आपको कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर ये सारे मीडिया के कयास हैं और जब बात कही जाती है उसको अलग अलग अपनी दृष्टि से उसकी व्याख्या करना। लेकिन मीडिया भी तभी कयास लगाता है। जी महेंद्र जी, सभी ने एक स्वर में एक ही लक्ष्य है कि 2013 फतह करना है और उसके बाद 2014 में केंद्र में एनडीए की सरकार बनानी है और एक ही लक्ष्य के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। उमा जी को अलग जिम्मेदारी जो केंद्र ने दी है उसका निर्वहन कर रही हैं। अभी भी शिवराज जी के साथ वहाँ थी, उनके घर गए थे। प्रभात जी के पास भी दायित्व है, उनके पास भी अलग अलग जगह पर दायित्व बदलता रहता है। पार्टी में मुझे कुछ दायित्व था, दूसरा दे दिया, आज ये है कल दूसरा दे देंगे, इसलिए दायित्व की बात नहीं है। जहाँ तक ये बातें हैं, ये जब आदमी की बोलता है
उसमें शब्दों को अलग अलग ढंग से उसका व्याख्या करके विश्लेषण करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी, एक विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी, एक ऑर्डर के आधार पर चलने वाली पार्टी है, और कार्यकर्ता सबसे बड़ा है, उसमें शीर्ष पर बैठा है कार्यकर्ता। उसमें कोई परिवारवाद नहीं है कि एक गांधी परिवार ने कह दिया वो हो गया। उसमें तो जना कृष्णमूर्ति सरी के लोग या नितिन गडकरी सरी के छोटे से कार्यकर्ता भी शीर्ष पदों पर जाते हैं। शिवराज जी जैसे वो सामान्य कार्यकर्ता वो शीर्ष पदों पर बैठते। तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, और उसके अंदर जो बात आपस में तय हो जाती है उस पर सब लोग काम करते हैं। और आगे के कैंपेन में ये सब बात दिखेगी। वहाँ दिखावा नहीं है जिस तरह कांग्रेस दिखावा कर रही है कि 5 लोगों की बेंच लगा दी और उसके बाद एक दिशा में अलग जा रहा है, दूसरी दिशा में अलग जा रहा है, और राहुल गांधी को आना पड़ रहा है समझाने, और ये कहने आना पड़ रहा है उनके बीच में कि नहीं ये गलती पर हैं। मतलब इस तरीके का कोई भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और कांग्रेस को भी इससे खुश नहीं होना चाहिए, और बाकी को भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस राह पर चल रही है वो प्रदेश की तरक्की की राह है, देश की तरक्की। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं देश का चौथा स्तंभ भी वही खबरें जनता तक पहुंचाता है, जहाँ कहीं ना कहीं जहां कभी आग लगी हो वहीं पर धुआं उठता है। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में उठते गिरते तमाम समीकरणों पर कयासों की रिपोर्ट्स भी जनता तक पहुंचती है। बहरहाल इसका फैसला जनता जनार्दन ही बखूबी ढंग से कर पाएगी। एक बार फिर प्रदेश के परिदृश्य से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में लौटते हैं। 3 बार से कांग्रेस के विधायक हैं अश्विन जोशी, जिन्हें पानी वाले बाबा के तौर पर भी पिछले चुनाव में पुकारा गया, और उसका फायदा उन्हें चुनाव परिणाम में भी मिला। कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की ऐसी मूलभूत आपने कुछ समस्याएं चिन्हित की होंगी जिनके आधार पर आप जनता के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने जी, और खास करके इंदौर नगर निगम ने लगातार बगैर किसी भेदभाव के हर क्षेत्र में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी इस क्षेत्र में हैं, तो विकास की प्रक्रिया कभी बाधित नहीं हुई, और विकास कभी का अंत भी कभी नहीं होता। वो लगातार उसकी मांग बढ़ती जाती है कि आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, और जैसे जैसे विकास का ये रथ आगे बढ़ता है, जनता जनार्दन की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, उस तरह विकास का भी अपना गतिमान होता है रथ। तो मेरा ये कहना है कि हमने क्षेत्र क्रमांक 3 हो या इंदौर हो, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें करना शेष हैं। बिल्कुल। और उसमें आवागमन के साधन सुलभ हों, वो दूसरा जो रोड हमारे सारे सड़कें ठीक हो गई, ड्रेनेज लाइन डल गई, पेयजल की समस्या का भी ये जो चरण चल रहा है इसमें धीरे-धीरे इसका भी हो जाएगा। तो पूरे शहर को फोकस करके भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, और जो दैनंदिन की समस्या आती है उसका भी निपटान हम लोग बड़ी उस प्रखरता तीव्रता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ। लेकिन जनता कहती है कि इसी सरकार ने BRTS जैसा दर्द भी जनता को दिया है। वो ट्रैफिक जाम की समस्या, सकड़ी रोडों पर गाड़ियों का लंबा लंबा रेलम पेलम, और बसों के लिए जरूर आधुनिकीकरण हुआ है, लेकिन सड़कें सकड़ी कर दी गई। नई चीज जन्म लेती है तो प्रसव पीड़ा होती है। चलिए, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक सूझबूझ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 को लेकर अगर हम बात करें, कौन सी ऐसी विफलताएं हैं जो आप यहाँ पर गिनाना चाहेंगे वर्तमान विधायक की? देखिए, वर्तमान विधायक कुछ एक सीमित क्षेत्र में केंद्रित हैं, जनता की समस्याओं को दुर्लक्ष तो करते ही हैं, उनसे मेल जोल का भी जो उनका संपर्क है उसका अभाव। दूसरा कि उनका जो बाकी कार्य पद्धति है उससे भी जनता तो जनता, कार्यकर्ता भी उनके नाखुश मुझे सब दूर दिखते हैं। और तीसरी बात ये है कि अब क्षेत्र क्रमांक 3 के लोग या देपालपुर के लोग या सांवेर के लोग उस मुख्य धारा के साथ चलना चाहते हैं जो विकास के साथ चलती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये सबसे बड़ा बदलाव है, और मैं मानता हूँ कि इस सरकार के साथ और इस बार इन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर हमें पिछली बार अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे, वो मिलेंगे, और अच्छे जनप्रतिनिधित्व को हम सार्थक करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में टिकट की जब भी दौड़ होती है तो ताई और भाई की भूमिका को भी बेहद ही गंभीरता से लिया जाता है।
क्या ताई उस नाम पर राजी है या भाई की उस नाम पर सहमति है, इसे भी पार्टी और संगठन कहीं ना कहीं महत्व देती है। आपको क्या लगता है, अगर आपके मामले पर चर्चा होती है, टिकट की दौड़ में आप शामिल हैं, ऐसे में ताई और भाई के समीकरण कितना आपको नफा नुकसान देंगे? मैंने आपको यही कहा महन जी कि सारे ये कयास अखबार को भी चलाना है, मीडिया को भी, टीवी को भी चलना है और खबरों को भी चलना है जी। तो अपने हिसाब से अपने अनुमान और अपने शब्द दे दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर मैं कहूँगा कि वैचारिक संगठन, एक सुविचारित पद्धति के आधार का संगठन है। उसमें एक चुनाव समिति है, चुनाव समिति में सब पहलुओं पर चर्चा होती है। एक क्षेत्र का सवाल नहीं है, सारे क्षेत्रों पर और गुण दोष के आधार पर। इसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा अनिच्छा का सवाल नहीं। और मुझे इस बात को कहते हुए आज इस आपके मंच से गर्व होता है कि पिछले मरतबा भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किसी भी टिकट के लिए, किसी भी विधानसभा सीट के लिए अपनी राय या अपना कि हमें यहाँ यही चाहिए, ये कभी जाहिर नहीं की। जो सर्वानुमति से तय हो गया, जो आपस में विचार विमर्श करके गुण दोष के आधार पर जीत कौन सकता है, सवाल इस जीत का है। क्या गोविंद मालू जीतने योग्य उम्मीदवार हैं? ये तो पार्टी तय करेगी, कार्यकर्ता तय करेंगे। कार्यकर्ता बोलेंगे, पार्टी को तो लगेगा तो जिताए लगा। पर ये पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व भी कहीं ना कहीं तय करेगा। इंदौर से सांसद हैं 7 बार की सुमित्रा महाजन, सुमित्रा जी खुद काबीना मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, और दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं। कहीं ना कहीं उनकी रायशुमारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपको ये कहा कि पार्टी की बहुत सारी अलग अलग प्रोसेस है, चुनाव समिति है, रायशुमारी है, विचार विमर्श है, व्यक्तिगत चर्चा है। इस आधार पर फीडबैक लेती है पार्टी के। फीडबैक के बहुत सारे सिस्टम है। तो इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं चलेगी, इसमें चलेगी कि कौन जीत सकता है और उस पर सब एक मत रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या पानी वाले बाबा का जादू विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में चले? अब कहाँ है पानी वाले बाबा? अब तो केवल प्रवचन वाले बाबा भी नहीं कह सकते, अब तो अहंकारी बाबा है। लेकिन वही बाबा जो है विधानसभा में देश को नया साल यानी कि गणतंत्र दिवस मनाने का एक लेसन देते हैं, एक सबक देते हैं। वही बाबा लगातार कांग्रेस में अनुशासन के लिए झंडा बुलंद करते हैं। वही बाबा विधानसभा में भी बहुत जल्दी मोर्चा संभालते हैं। तो ऐसे में कैसे पार पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ऐसा है, कांग्रेस ने तो हमेशा गांधी के नाम से हमेशा बुनाया ही है और गांधी के सही रास्ते पर तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इस तरीके की शगुफेबाजी से या केवल शोमैनशिप से कभी जनता में आपके प्रति अनुराग नहीं पैदा किया था। जनता का दर्द तो उसके बीच में जाके ही बांटा जा सकता है। इसलिए ये पंप एंड शो में, इसीलिए गोविंद मालू जी जनता के बीच इन दिनों खूब जा रहे हैं, खूब घरों में दस्तक दे रहे हैं। कभी नसिया रोड पर दिखाई देते हैं तो कभी राजवाड़ा क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल जाना ही चाहिए। यदि आपको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो आप अधिक से अधिक, मैं केवल इंदौर 3 की बात नहीं कर रहा हूँ महन जी, कई बार ऐसा लगता है कि केवल 3, मैं पूरे मध्य प्रदेश के 43 जिलों में दौरे करके आया हूँ। बिल्कुल सब दूर माइनिंग का काम नहीं है, लेकिन इस बहाने वहाँ पर कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन, वहाँ उनके दुख दर्द में सहभागी बनना या वहाँ पर सरकार की उपलब्धियों का बखान करना। और लगातार हमारे जो आपके जैसे मित्र हैं वो मेरी वहाँ पर प्रेस से बात करवाते हैं। खूब आपके कारण वहाँ पर हमें प्रतिसाद मिलता है। और वो सब बात जब खबरें जाती, किस ढंग से उसको कांग्रेस के आरोपों को जवाब देना और किस ढंग से पार्टी की उपलब्धियों को प्रचारित करना, तो हमारा तो काम है। मैं इंदौर के हर क्षेत्र में, चाहे वो, लेकिन लक्ष्य तो 3 नंबर है। क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ इसलिए मेरा काम है कि मैं उसको जिताऊँ। वो हारी हुई सीट है, उसको जिताने के लिए मैं लगातार, मैंने फिर कहा कि मैं एक छोटे से सिपाही के नाते, छोटे से कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी ने दायित्व दिया है, और उस कार्यकर्ता का सम्मान बढ़े, कार्यकर्ता की कुछ दुख दर्द में हम सहभागी कुछ भी बन पाए, हम एक गिलहरी के समान हमारे अपने जो कण हैं वो जाएं और कार्यकर्ता के बीच में हम कुछ उसके दुख दर्द को बांट पाएं। और हम संपूर्ण सारी कुछ ठीक करने की बात तो मैं भी नहीं करता दावा, ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं उस प्राणपण के साथ इस पार्टी की सेवा करूं। कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में नेक इरादे के साथ गोविंद मालू जी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 का लक्ष्य साधने के लिए निकल पड़े हैं और नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले घर घर जाकर जनता के दस्तक देना और साथ ही साथ मतदाताओं को इस बात से वाकिफ कराना कि वर्तमान विधायक किस तरीके से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कैसे विकास की धारा बहाएगी, इसका प्रचार प्रसार करना, इसमें भी गोविंद मालू जी राजनीतिक तौर पर काफी माहिर हैं। जाते जाते विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 की जनता के लिए क्या संदेश होगा गोविंद मालू जी का, और अगर पार्टी ने मौका दिया
अन्य दो नामों को छोड़कर आप पर विश्वास जताया, तो मतदाता क्यों आप पर विश्वास करें, इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी कि विकास के साथ चलें, उपलब्धियों के साथ चलें, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्रवाद की नीति को लेकर चल रही है उसके साथ चलें और मुख्य धारा में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें और अपने आप को हम उसकी सेवा के लिए समर्पित हैं, हम उसके दुख दर्द के लिए समर्पित हैं। हम यूँ भी जाते हैं, लेकिन आप हम पर भरोसा करिए, हम आपके साथ हैं। हम आपके भरोसे को उच्च शिखर पर ले जाएंगे और आपको ये लगेगा कि हमने इस बार बहुत सही किया। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद मालू साहब, सिटी न्यूज़ की अदालत में हाजिर हुए। तो ये थे नेक इरादों के साथ अपनी बात रखते, सवालों के कटघरे में खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र समिति में प्रमुख अपना स्थान रखने वाले गोविंद मालू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान विधायक की निष्क्रियता के खिलाफ उनका नारा बुलंद होगा और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार एक बार फिर हैट्रिक बनाने की ओर अग्रसर है। सिटी न्यूज़ की अदालत में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार।